गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो जुडिशरी का एग्जाम हो, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, ये टॉपिक दैट इज फंडामेंटल राइट्स, ये हर एग्जाम का कोर है। हर एग्जाम में ये आता ही आता है। सो फर्स्टली वी विल डिफाइन द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, बेसिकली वो स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल ऑन द वन हैंड एंड द नीड्स एंड सोसाइटी एंड द नीड्स ऑफ द society on the other hand. So what does this statement mean? It means कि fundamental rights are not absolute. There are some restrictions जो कि डील करती हैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 to 6. There are restrictions, some reasonable restrictions, which lies in Article 19 subclause 2 to 19 to subclause 6 on the fundamental rights. Although this concept that is fundamental rights, ये मैंने आपको पहले फर्स्ट क्लास में बताया था कि this concept is taken from the US. ऑल्दो हमने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, लेकिन देयर इज डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स इन द यूएस एंड फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। वो डिफरेंस क्या था कि हमने फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द मतलब इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम पढ़ रहे हैं कि फ्रॉम द बिगनिंग हमने फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को अडॉप्ट किया फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ। लेकिन इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ओनली फंडामेंटल राइट्स एंड देयर इज नो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स। एंड द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट with the demand and with the requirement of the society, उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ पुलिस पावर को इनकॉर्पोरेट किया, उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ पुलिस पावर को एस्टैब्लिश किया, जिससे उनके फंडामेंटल राइट्स को रीजनेबली रेस्ट्रिक्ट किया गया। So this is the brief of the fundamental rights. Now we will deal with the origin and development of fundamental rights. तो origin केवल और हमने जो इंडिया में fundamental rights का origin है, वो केवल और केवल हमने फॉरेन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब यूएस का ही सारा इन्फ्लुएंस नहीं है, हमारा खुद का फ्रीडम स्ट्रगल भी इसके पीछे, फंडामेंटल राइट्स के पीछे का इन्फ्लुएंस है। सो फर्स्ट इज द नेशनलिस्ट ओरिजिन एंड द सेकंड इज फॉरेन इम्पैक्ट। तो हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिजिन पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट इज, तो कुछ रिपोर्ट्स हुई थी हमारी नेशनलिस्ट ओरिजिन में, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली ये वाली रिपोर्ट आती है, तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट। इससे पहले मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पढ़ते हैं 1928 की। इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात सबसे पहले मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में ही की गई थी। इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ क्या, इंक्लूजन ऑफ बेसिक फेडरल सिस्टम जो कि मैंने पहले की क्लासेस में सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस वाली क्लास में आपको बताया है कि फेडरल सिस्टम क्या होता है और कैसे कैसे पावर्स डिवाइड होती हैं बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। रिजर्वेशन फॉर द माइनॉरिटीज। नाउ द सेकंड रिपोर्ट इज तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट, 1945 की ये रिपोर्ट है। दिस रिपोर्ट recommended the inclusion of justifiable and non-justifiable rights. Justiciable rights कौन से होते हैं? Justiciable rights होते हैं फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि वो जस्टिस ही तो प्रोवाइड करते हैं ना। एंड नॉन जस्टिशिएबल मतलब कि अगर वो वॉलेट भी होता है या फिर उसका फुलफिलमेंट नहीं भी होता है, लेकिन आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, तो वो होते हैं नॉन जस्टिशिएबल राइट्स, और वो उसके एग्जाम्पल हैं डीपीएसपीज। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन तो है, लेकिन अगर स्टेट अपना काम नहीं करता रिगार्डिंग द डीपीएसपीज तो वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में जस्टिशिएबल है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं देन वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नाउ कुछ इम्पैक्ट ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी भी हुआ है फंडामेंटल राइट्स पे, जैसे कि आर्टिकल 40 which is related to the village panchayat, article 43A that is participation of workers in the management of company, then article 43 deals with the living wages कि आपको इतनी wages देनी ही देनी है workers को, then article 43 related to cooperative societies, ये मैं आपको जब DPSP पढ़ाऊंगी तो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। then article 46 is related to economic benefit of STs, and article 47 is the raise of nutrition level. Then
कुछ फॉरेन इम्पैक्ट भी पड़ा है हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। अब वो फॉरेन इम्पैक्ट, एक तो आपको पता ही है बिल ऑफ राइट्स यूएसए का, सेकेंड इज मैग्ना कार्टा 1215 का। अच्छा, मैग्ना कार्टा ये भी इंपॉर्टेंट है और ये आ जाता है, मैग्ना कार्टा इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स, दैट इज व्हाई दिस इज पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मैग्ना कार्टा। एग्जाम में आ जाता है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मैग्ना कार्टा, सो पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789, ये इसका भी एक इन्फ्लुएंस है हमारे फंडामेंटल राइट्स पे। एंड लास्ट इज यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। तो ये हमारे कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स है फंडामेंटल राइट्स पे। So now we are going to discuss some important statements given by various justice or jurists. So first is Justice Gajendra Gatkar, in his case of Sajjan Singh versus State of Rajasthan, he held that fundamental rights is very foundation and cornerstone of democratic way of life. ये स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे हैं जो कि एग्जाम्स में प्रीलिम्स में आते ही आते हैं, एंड इसका कीवर्ड आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे कॉर्नरस्टोन। तो ये जस्टिस गजेंद्र गटकर का स्टेटमेंट था। What does this statement mean is fundamental right is very essential for the proper functioning and for the sustainability of democratic form of government. एक democratic form of government को sustain करने के लिए, उसको maintain करने के लिए fundamental rights is a very foundation of the constitution. So it was held in Sajjan Singh versus State of Rajasthan. Now the next is Golaknath versus State of Punjab, जो कि बहुत important case है and this is almost एग्जाम में आता ही है। So this statement is fundamental rights are natural and non-refundable. So what does this statement means? It means कि fundamental rights हमारे human personality में inbuilt होते हैं और अगर हम चाहें तो भी हम अपने fundamental rights का waive या फिर उनको abandon नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। ये क्या बोलता है? फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट्स द बेसिक वैल्यू चेरिश्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया एंड दे प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड क्रिएट कंडीशंस इन विच एवरी ह्यूमन बीइंग कैन डेवलप हिज पर्सनैलिटी टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। इसका कीवर्ड है फुलेस्ट एक्सटेंट। ये बोलता है इस केस में, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट एक ऐसा राइट है, एक ऐसे राइट्स हैं, एक ऐसे सेट ऑफ राइट्स हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारा फुलेस्ट एक्सटेंट तक मतलब कि पर्सनैलिटी का हमारा फुलेस्ट एक्सटेंट तक डेवलपमेंट करता है। नाउ द नेक्स्ट इज सोसाइटी फॉर प्राइवेट अनएडेड स्कूल ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसी कंडीशंस इनहैंस करता है, कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट करता है जिससे कि हमारा फुलर डेवलपमेंट हो, फुलेस्ट एक्सटेंट तक हो और फुलर डेवलपमेंट ऑफ द पीपल हो। फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसी कंडीशंस हमारी लाता है ताकि हमारा फुलर डेवलपमेंट हो पाए। So these are few statements. Now we will discuss with the applicability of fundamental rights. Fundamental rights क्या होते हैं ये सब मैंने अभी आपको बताया। अब fundamental rights आखिरकार किसके ऊपर applicable होते हैं? तो now we will discuss with applicability of fundamental rights. Applicability of fundamental rights. Firstly, ये vertical applicable होते हैं, vertical applicability होती है इनके पास। Then next is horizontal, horizontal applicability। और आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो कि ओनली सिटीजन्स पे एप्लीकेबल होते हैं, नॉन सिटीजन्स पे नहीं होते। सो एप्लीकेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप।
वर्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे राइट्स स्टेट के अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट दी, अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट स्टेट ने वॉलेट कर दिया, देन दिस इज वर्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हम अपने, अगर स्टेट ने हमारा राइट वॉलेट किया है, देन we can exercise our fundamental right and we can directly approach to the Supreme Court. Horizontal applicability of fundamental right से मतलब है अगेंस्ट, हम अपने फंडामेंटल राइट को प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल, चाहे वो इंडिविजुअल हो मतलब ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे वो कोई कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो कोई एसोसिएशन हो, कुछ भी हो, तो अगर हमारा वॉलेट फंडामेंटल राइट उसने वॉलेट किया है, देन वी कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। और वो कैसा एप्लीकेशन होगा? एप्लीकेबिलिटी बाय द हॉरिजॉन्टल नेचर। नाउ द नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप। तो जो सिटीजन्स के ऊपर लगते हैं, ओनली सिटीजन्स, जो ओनली सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, वो होते हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ये 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स एंड दे आर नॉट अवेलेबल टू द फॉरेनर्स। और नॉन सिटीजन्स, जो नॉन सिटीजन्स हुए, इनको छोड़ के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने भी इनको छोड़ के, वो सारे नॉन सिटीजन्स को भी एप्लीकेबल है। नॉन सिटीजन्स के पास भी वो सारे राइट्स हैं। लेकिन जो ये 5 राइट्स हैं, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस अधिकतर ये आ जाता है इनमें से ही कि ऐसा कौन सा राइट है, कुछ एक आपको इसका दे देंगे और बाकी सब इसके दे देंगे और बोल देंगे ऐसा कौन सा राइट है जो कि केवल और केवल सिटीजन के पास है, या फिर ऐसा कौन सा राइट है जो केवल और केवल नॉन सिटीजन के पास है। तो ये प्रीलिम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। बाकी ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट्स बताए थे, ये भी बहुत बार प्री में आते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, जुडिशरी हो, कोई सा भी हो। तो दीज आर दी applicability of fundamental rights and some important statements given by the different jurists. So now we will deal with Article 12, which deals with the term state. So take out your barracks and read with me Article 12. In this part, unless the context otherwise requires, the state includes, first underline करना start कीजिए, the government and the parliament of India, and start underlining, the government and the legislature of each of the state, and all local or other authorities. other authorities को highlight कर दो, all local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India. So basically Article 12 provides a comprehensive definition of the term state. Simultaneously, Supreme Court also defines the term other authorities which is mentioned in Article 12. जो Article 12 में term other authorities है, इसको Supreme Court define करता है through its various judgments. अपने precedents के through other authorities को कौन define करता है? That is Supreme Court. So now, अच्छा, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि state होता क्या है, अभी according to Article 12, बाकी मैं अभी आपको और बताऊंगी। लेकिन स्टेट ऐसी कौन कौन सी बॉडीज हैं जिनको हमें स्टेट के अंडर रखना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी बॉडीज है जिन्हें हम स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है। और उसका फायदा क्या होगा जिसको हम स्टेट बोल रहे हैं, क्योंकि स्टेट जिस भी बॉडी को हमने स्टेट बोल दिया, हम अगर कोई वो बॉडी फंडामेंटल राइट वॉयलेट करता है, तो वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट कि ये बॉडी ने हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट किया है, ठीक है। So this is the concept of state. So अब हम इसके parts लिखते हैं। मतलब state includes, first is the government and the parliament of India. Government and parliament of India.
Government here means union government, that is center government. And Parliament of India, if Parliament made any law which is in contravention of article 14 or कोई सा भी fundamental right which is in contravention of any of the fundamental right, then we can directly approach to the Supreme Court to declare such law as ultra vires. ठीक है. Second is, अच्छा इसमें एक केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इन दिस पर्टिकुलर केस पासपोर्ट अथॉरिटी ने मेनका गांधी का पासपोर्ट सीज कर लिया. इसको चैलेंज किया गया कि पासपोर्ट अथॉरिटी के पास कोई भी रीजनेबल ग्राउंड एज सच नहीं है कि वो पासपोर्ट सीज करे. सेकेंड इज गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट. Government here means regional government और state government. Regional government भी बोल सकते हैं इसे. Legislature of each state, इसका भी यही मतलब हुआ कि orders of the legislatures are subject to the judicial review. अगर legislature of any state does any act or gives any law which is in contravention, so the same we can approach to the Supreme Court. Now the next is local or other authorities. Local or other authorities, इसको हम पढ़ेंगे बाद में अभी जुडिशियल प्रेसिडेंस के थ्रू. लोकल अथॉरिटीज आर ऑफ टू टाइप्स. First is rural and second is urban. रूरल में कौन सी अथॉरिटी किसके पास पावर होगी? सो ऑब्वियसली पंचायती राज सिस्टम, पंचायत के पास पावर होती है, तो यहाँ पे होता है पंचायती राज सिस्टम. एंड अर्बन में कौन होता है? म्युनिसिपैलिटीज. जैसे कि दिल्ली में कौन है? दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. सो दिस इज लोकल अथॉरिटीज. अब एक लोकल अथॉरिटीज के ऊपर एक केस है, वो केस लिखते हैं हम. राशिद वर्सेस म्युनिसिपल बोर्ड 1950. This was a case for the local authority. और इस केस में तीन ऐसी बॉडीज बताई सुप्रीम कोर्ट ने जिसको हम स्टेट मानते हैं, जिसको हम लोकल अथॉरिटीज मानते हैं. बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर केस दैट इज राशिद वर्सेस म्युनिसिपल बोर्ड केरेना 1950, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड द टर्म लोकल अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटीज, नॉट अदर अथॉरिटीज. लोकल को डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने इन दिस केस. एंड सुप्रीम कोर्ट mentioned three bodies which can be converted into the local authorities. तो वो bodies थी municipal committees. First is municipal committees, second is district board, and the last one is body of port commissioner. So ये सारी की सारी तीनों bodies को सुप्रीम कोर्ट ने लोकल अथॉरिटी बताया. कौन कौन सी? म्युनिसिपल कमिटीज, बोर्ड ऑफ पोर्ट कमिश्नर्स, and the next one is district board. Now a similar definition is also given in section 3 subclause 31. Section 3 subclause 31 of the General Clauses Act. Subclause 31 of the General Clauses Act. अच्छा, General Clauses Act है क्या? तो General Clause Act में बेसिकली क्या होता है, जितने भी लेजिस्लेशंस होते हैं, जितने भी डेफिनेशंस होती हैं, उनके कुछ टेक्निकल जार्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव लैंग्वेज होती हैं जो कि थोड़ी टिपिकल होती हैं. तो ताकि जो भी पार्लियामेंट लेजिस्लेशन बना रही है उनका इंटरप्रिटेशन सेम रहे, उनका इंटरप्रिटेशन जैसा पार्लियामेंट का इंटेंट था सेम वैसा ही ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास क्या है? जनरल क्लॉजेस एक्ट.
जनरल क्लॉजेज एक्ट। टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट्स भी होती हैं। सो ये जो लोकल अथॉरिटीज इस केस में बोला गया, सेम वही सिमिलर डेफिनेशन वाज गिवन इन सेक्शन 3 सब क्लॉज 31। किसकी डेफिनेशन दी गई इसमें? लोकल अथॉरिटीज की, of the General Clauses Act. Now we will move towards the term other authorities. तो इसके लिए कुछ बहुत सारे केस लॉज हैं जो मैं आपको क्रिस्प में बताऊंगी और वही बताऊंगी जो एग्जाम में आएंगे. So now we will deal with the case laws related to the other authorities. अदर अथॉरिटीज को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केस लॉज के थ्रू हमें समझाया है कि द टर्म अदर अथॉरिटीज का क्या मतलब है. सो द फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप, केवल ये 3 ग्रुप आप ऐसे याद कर लेना या फिर इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. और इसके अलावा इन प्रीलिम्स में या फिर मेंस में कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा. सो द फर्स्ट ग्रुप इज यूनिवर्सिटी ऑफ, फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट केस University of Madras versus Shantabai 1954. So in this case, Madras High Court held that the term other authorities must be construed as the rule of ejusdem generis. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला कि जो टर्म आर्टिकल 12 में है अदर अथॉरिटीज, उसको हमें किस रिलेटेड कॉन्सेप्ट में पढ़ना है, तो दैट इज रूल ऑफ ejusdem generis. रूल ऑफ ejusdem generis का मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ सेम नेचर. तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलना चाहता है इस केस में कि रूल ऑफ ejusdem generis की तरह ही अदर अथॉरिटीज है. जैसे कि आर्टिकल 12 के 4 पार्ट्स हमने पढ़े थे. फर्स्ट वन इज पार्लियामेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट and the state legislature of each state. Third is local authorities and the last is other authorities. तो जो तीन concepts थे, that is union and parliament of India, state and the legislative assemblies of every state and local authorities. तो इन 3 के concept में ही हमको other authorities भी लेना है. मतलब जैसे ये 3 थे वैसे ही ये भी है other authorities. So इस केस में यही बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि मतलब अदर अथॉरिटीज का नेचर कैसा है. जैसे 3 का नेचर कैसा था? गवर्नमेंटल नेचर. ऐसा ही अदर अथॉरिटीज का नेचर भी गवर्नमेंटल है. ओके, बट इन उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1962, इन दिस केस वाज रिजेक्टेड एंड upheld by the सुप्रीम कोर्ट. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इस केस के रेशियो को डिनाई कर दिया. And it was held by the Supreme Court that there is no common genus between the 3 organs of the government and the 4th organ of the government. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो 3 organs of the government हैं, जो 3 हमने आर्टिकल 12 में organs पढ़े, कौन कौन से? The center and the parliament, the center or the parliament of India, state और state legislative assemblies और local authorities. इन तीनों के बीच में, और ये जो 4th वन है दैट इज अदर अथॉरिटीज, इनके बीच में कोई भी कॉमन जीनस नहीं है. तो दिस केस वाज रिजेक्टेड बाय दिस केस. नाउ थर्ड इज राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल 1967 का ये केस है. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कैटेगोरिकली हेल्ड दैट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट is a state under article 12 of the constitution. फर्स्ट केस था ये जिसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को स्टेट बोल दिया गया. नाउ सेकंड ग्रुप इज सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम 1975. इन दिस पर्टिकुलर केस थ्री कॉर्पोरेशंस, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कॉर्पोरेशंस जो होती हैं वो भी तो एक फंक्शंस, गवर्नमेंटल फंक्शंस ही कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 3 कॉर्पोरेशंस को स्टेट डिक्लेयर कर दिया. अब वो कौन कौन सी कॉर्पोरेशंस हैं, ये सारे के सारे केस इंपॉर्टेंट हैं. तो कौन कौन सी कॉर्पोरेशंस है वो? LIC, ONGC एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशंस. इन तीनों को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल IRDAI होता है,
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को ये रेगुलेट करता है, IRDAI। तो IRDAI क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये भी तो एक स्टेट हुई ना आर्टिकल 12 के अंदर, ऐसे ही ये भी तीनों स्टेट हुई अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ उमेश चंद्र सिन्हा वर्सेस VN सिंह 1968। In this case, sorry, in this case, it was held by the Supreme Court कि सारी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो भी एक स्टेट हैं within the meaning of Article 12. So universities are state within the meaning of Article 12 of the Constitution. और अगर कोई भी यूनिवर्सिटी violate करती है fundamental rights, so it can be enforceable under Article 32 of the Indian Constitution. Now the next case is Sabhajit Tiwari versus Union of India 1975. रीड विद, इसको हम किसके साथ रीड करेंगे? प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी 2002। इस केस का एक इशू था, सभाजीत तिवारी केस का एक इशू था कि CSIR बॉडी, CSIR जो होता है एक बॉडी है, CSIR जैसे नेट UGC नेट होता है ना, ऐसे CSIR होता है। तो CSIR क्या ये स्टेट, क्या हम इसे स्टेट मानेंगे विद इन आर्टिकल 12 और या फिर नहीं मानेंगे? So this was the issue of this case, Sabhajit Tiwari versus Union of India. So it was held in this case, Sabhajit Tiwari, Supreme Court in this case held that it is not a statutory body or mere control of financial aid by the central government. ठीक है, Supreme Court in this case said that CSIR is not a statutory body or mere control or financial aid by the central government in its formation or workings in its functioning, so does not make it a state within Article 12. चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला कि CSIR एक स्टेट नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12, केवल स्टेट इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि उसको फाइनेंशियल एड सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है या उसका फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवाया है या फिर वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है या फिर कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, इसका इस चीज से केवल ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सो CSIR वाज नॉट अ स्टेट, इस केस में यही बोला गया। ओके, बट प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी 2002, दिस केस ओवररूल्ड दिस केस। ठीक है, और इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट CSIR इज अ state. CSIR is an agency of the government and hence it is a state within the meaning of Article 12 of the Constitution. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4 टेस्ट निकाले। टेस्ट्स, फर्स्ट टेस्ट था फॉर्मेशन ऑफ बॉडी। कोई भी बॉडी अदर अथॉरिटीज के अंदर आती है या नहीं आती है, मतलब कोई भी बॉडी आर्टिकल 12 के अंदर आती है या नहीं आती है, कैसे डिसाइड करेंगे? सो दिस वाज डिसाइडेड बाय द टेस्ट व्हिच इज गिवन इन दिस केस। तो उस टेस्ट के 4 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से? फॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी, वो बॉडी फॉर्म कैसे हुई है। सेकंड, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड वन इज नेचर, उसका नेचर कैसा है। एंड फोर्थ इज फाइनेंशियल एड बाय गवर्नमेंट, फाइनेंशियल एड बाय द गवर्नमेंट। तो ये 4 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे टेस्ट के बेसिस निकाले जिन बेसिस पे हम किसी भी बॉडी को अदर अथॉरिटीज में ला सकते हैं विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। नाउ थर्ड ग्रुप इज R.D. Shetty versus International Airport Authority 1979. In this case, Supreme Court held that International Airport Authority is within the meaning of Article 12 and it is state. Next is Som Prakash versus Union of India 1981. It was a case in which court held that true test क्या होगा
किसी भी बॉडी को स्टेट बनाने के लिए ट्रू टेस्ट क्या होगा, ये देखने के लिए कि कोई भी बॉडी स्टेट है या नहीं है, तो ट्रू टेस्ट होगा उसकी फंक्शनैलिटी ऑफ अ बॉडी, और ये नहीं कि वो स्टैट्यूटरी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, बहुत सारी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी स्टेट होती है, ठीक है। सो ट्रू टेस्ट इज फंक्शनैलिटी एंड नॉट द स्टैट्यूटरी and not depends upon the statutory and not a statutory body. Next is Ajay Hasia versus Khalid Mujib. Ajay Hasia versus Khalid Mujib एक बहुत important case है, and in this case it was observed by the Supreme Court that the test is not how a juristic person is created but why it has been created. In this case it was held that the test is not a how a juristic person is created but why it has been created, ठीक है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट once a body is covered under article 12, एक बार आर्टिकल 12 के अंदर आ गई, it becomes amenable to fundamental rights, उसको fundamental rights फॉलो करने ही पड़ेंगे, और अगर उसने कोई भी fundamental right का वायलेशन किया then सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हो, डायरेक्टली वी कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। So these are the case laws which defines the other authorities. Other authorities हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, लेकिन इसको डिफाइन करा है सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू these case laws. Now we will deal with the question that is very important under Article 12, और ये इंटरव्यूज में मेंस में आ भी जाता है बहुत बार. So what is the question is judiciary is a state or not? As you all know, under Article 12 there is not mentioned the term judiciary. Judiciary वहां पे लिखा हुआ ही नहीं है under Article 12. क्या क्या लिखा है वो अभी हमने डिस्कस किया. तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जुडिशरी स्टेट है या नहीं है. तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, दैट इज एच.एम. सीरवाई. Yes, H.M. Sirvai. According to him, judiciary is a state within the meaning of Article 12. और जुडिशरी अगर फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करती है तो यस, रिट जुरिसडिक्शन जुडिशरी पे भी इन्फोर्स किया जा सकता है, ठीक है. दिस वाज हिज व्यू. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन कि इज जुडिशरी इज अ स्टेट और नॉट, हमें थोड़ा जुडिशरी को पढ़ना पड़ेगा. सो जुडिशरी के फंक्शंस होते हैं. जुडिशरी के क्या फंक्शंस होते हैं? एक तो जुडिशियल फंक्शंस और एक नॉन जुडिशियल फंक्शंस. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि जुडिशरी होती क्या है. तो जुडिशरी के दो फंक्शंस होते हैं, एक तो जुडिशियल फंक्शंस एंड एक नॉन जुडिशियल फंक्शंस. जुडिशियल फंक्शंस बेसिकली वो होते हैं जैसे डिस्प्यूट्स आते हैं, तो कोई भी डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में किसी भी कोर्ट में आया तो वो जुडिशरी क्या करता है, बेसिकली उस केस के फैक्ट्स और लॉज देख के केस को डिसाइड करता है. तो ये जुडिशरी का जुडिशियल फंक्शन है, ठीक है. टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द parties, to resolve the disputes between parties on the basis of facts and issue and facts and law, ठीक है. now non judicial functions ये कौन से होते हैं? तो ये भी होते हैं टू टाइप्स के. रूल मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव. एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब फंक्शंस, मतलब बेसिकली उसके क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं. रूल मेकिंग जैसे आर्टिकल 145 या सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013, ठीक है. तो नॉन जुडिशियल फंक्शंस कौन से होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर होते हैं, बेसिकली मैनेज करने से रिलेटेड. एंड रूल मेकिंग आर्टिकल 145 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013. तो इन केसेस ये हो गए जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल फंक्शंस. इन केसेस में
Is judiciary is a state? तो no. Answer is no. Judiciary is not a state. लेकिन इस केस में is judiciary is a state? Then yes. So the answer of this question depends upon the functions of judiciary. कि judiciary का function क्या है. अगर dispute resolve करना है तो judiciary वहां पे state नहीं है within the meaning of article 12. लेकिन अगर वो नॉन जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो कि चाहे वो रूल मेकिंग हो, तो यस जुडिशरी इज अ स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और अगर जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करते हो या फिर रूल मेकिंग करते हुए फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, देन रिट जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 जुडिशरी में भी एप्लीकेबल होगी. ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द केस लॉज. तो एक केस है that is Premchandra Garg versus Excise Commissioner 1962. Premchandra Garg versus Excise Commissioner 1962. In this case, it was held by the court that if court while making rules under Article 145 or Supreme Court Rules 2013, if Supreme Court by making rules violates the fundamental right, then it is liable under Article 32 and 226. इसमें सुपीरियर कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों की बात हो रही है यहाँ पे. ओके, सो देन उनके खिलाफ रिट जुरिसडिक्शन कैन बी फाइल्ड. ठीक है, रूल मेकिंग प्रोसीजर का ये केस है. नाउ बाल मुकुंद शाह, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस बाल मुकुंद शाह. This was the case of administrative non-judicial functions. So in this case, court held that if the Supreme Court while functioning as administrative organ, अगर वो administratively काम कर रहा हो, then it violate the fundamental right, तो भी writ jurisdiction against their administrative actions हो सकता है. ठीक है, so this was the case of administrative non-judicial function. Now एक और केस आता है A.R. अंतुले वर्सेस A.R. अंतुले वर्सेस R.S. नायक. A.R. अंतुले versus R.S. Nayak. So it was a case in which Supreme Court touched this question. कौन सा question? That is judiciary is a state or not? And the court held that court cannot pass an order or issue a direction which would be violative of fundamental rights. इस केस में Supreme Court held that कि कोर्ट कोई भी ऐसा ऑर्डर या फिर ऐसा इशू पास नहीं कर सकता जो कि वॉयलेट करे फंडामेंटल राइट्स को. So these are the cases. एक और क्वेश्चन होता है, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस पढ़े जैसे राजस्थान वाला, जिसमें राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को स्टेट बता दिया. अच्छा, अब NCERT, SCERT, BCCI, क्या ये सब स्टेट है या नहीं है? तो इनके भी, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन कि चलो ठीक है, अब स्टेट क्या है ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी बॉडीज हैं जिन्हें हम स्टेट नहीं मानते? तो वो कुछ केस लॉज हैं. तो अगर आप चाहेंगे तो मैं उसकी एक वीडियो एक अलग से शॉर्ट बना के आपको दे सकती हूँ. अगर आपको वो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा एंड आई विल मेक अ शॉर्ट अकॉर्डिंगली. तो like and subscribe the channel. Thank you.